हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजयन आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है मेरे भाई, विद्युत चुम्बकीय तरंग या कह सकते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके थोड़े से इतिहास के बारे में बात करेंगे। फिर हम इस पर एक सवाल लगाएंगे और ऐसी सवाल लगाएंगे कि एक ही सवाल में विद्युत चुम्बकीय तरंग से संबंधित किसी भी प्रकार की मेरे भाई सवाल आएगी। अगर आप नहीं करके दिखा दिए तो मेरा नाम ब्रजेंद्र वैसे भी नहीं है, कुछ और रख देना आप। और फिर तीसरा टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुणधर्म। तो आइए सीधे बढ़ते हैं क्या अपने टॉपिक पे, जो आज का हमारा पहला टॉपिक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति। हम पहली टॉपिक लगाएंगे क्या, विद्युत चुम्बकीय तरंग की उत्पत्ति। उत्पत्ति बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इतिहास बताऊंगा इसका। क्या बताऊंगा इसका, इतिहास बताऊंगा। क्या बताऊंगा, इतिहास बताऊंगा। समझिएगा ध्यान से। देखो मेरे भाई, पहली चीज, मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक को आप लोग जानते हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से आप जानते हैं। मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने ही, मैंने बोला मैक्सवेल मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय तरंग की ने विद्युत चुंबकीय तरंग की सॉरी तरंग की अवधारणा अवधारणा दी अवधारणा दी। सबसे पहले मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने ही विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बताया, यानी इसकी अवधारणा को इन्होंने क्या किया है, प्रस्तुत किया। कौन, सबसे पहले कौन प्रस्तुत किया, मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने ही बताया कि एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र को क्या करता है, उत्पन्न करता है। ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि प्रकाश जो है ना, वो भी अपना विद्युत चुंबकीय तरंग है। इन्होंने भविष्यवाणी की थी। उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं, हर्टज। ये पहले वैज्ञानिक थे जो इन्होंने ऐसा कहा। अब इस मैक्सवेल की बात को प्रैक्टिकली प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध करते हैं कौन, मेरे भाई, उनका नाम है हर्टज। हर्टज हर्टज नाम के वैज्ञानिक हर्टज नाम के वैज्ञानिक ने ने विद्युत चुंबकीय तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग की तरंग का प्रायोगिक तरंग की प्रायोगिक प्रदर्शन किया। प्रायोगिक तरंग का लिखो, का प्रायोगिक प्रदर्शन किया। क्या किया, प्रायोगिक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन किया मतलब प्रैक्टिकली इन्होंने क्या किया,
विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या किया, प्रदर्शन किया, प्रायोगिक प्रदर्शन किया। ठीक है, अब मेरे भाई इन्होंने क्या किया, लगभग जब इन्होंने प्रैक्टिकल किया वो चीजों पे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रायोगिक रूप से जो प्रदर्शन किया वो किसने किया, हर्ट्ज ने किया। और लगभग, और यह जो है यानी कि हर्ट्ज ने, यह बोले तो हर्ट्ज ने, सॉरी ये क्या हो गया, यह बोले तो हर्ट्ज ने लगभग 5 मीटर की ईएम्स वेव का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम्स वेव को बना लिए का मतलब है कि उसको गति करवाए, ईएम वेव्स को बनाकर क्या किए, दिखाए। ये किसने किया, हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक ने। उसके बाद और भी हिस्ट्री है, पर हमें बहुत हिस्ट्री में नहीं जाना, और हिस्ट्री में ऐसे बता दे रहा हूं। एक और वैज्ञानिक थे जो भारत के थे, जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने लगभग 5 mm से 25 mm तक विद्युत चुंबकीय तरंग को प्रसारित किया, यानी भेजा। उसके बाद एक वैज्ञानिक है मार्कोनी नाम के वैज्ञानिक ने, तीसरे वैज्ञानिक का नाम क्या है, मार्कोनी। जो मार्कोनी नाम का वैज्ञानिक है, इन्होंने ही विद्युत चुंबकीय तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा बिना तार का। मार्कोनी ने विद्युत चुंबकीय तरंग को या तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया, इन्होंने तरंग को भेजा। यानी कि इन्होंने क्या किया, तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा। दूसरे स्थान पर इन तरंगों को क्या किया गया, ग्रहण कर लिया गया, और इसके द्वारा बेतार तार की क्या हुई, वृद्धि हुई। यानी बेतार, बिना तार की तरंगों को क्या किया, प्रसारित किया। ठीक है भैया, गतिमान कराया। ये थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हमारी कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। हाउ टू प्रोडक्शन ईएम वेव प्रोडक्शन देखते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, इसका प्रोडक्शन यानी उत्पत्ति का मूल कारण क्या था। अब आप देखिए उत्पत्ति का मूल कारण क्या था, देख लीजिए। ऊपर मैंने हेडिंग डाला है, पर अब इसको मैं बताने चलूं तो देखो, उन्होंने बताया, हम लोग को एक चीज अच्छे से पता है, क्या पता है सर, अरे बताइए तो। हमें एक चीज अच्छे से पता है कि अगर आवेश स्थिर है, क्या है हमारा जो आवेश है, स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है सर, आपने पढ़ाया है कि स्थिर आवेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। और वह विद्युत क्षेत्र कैसा होता है मेरे भाई, नियत होता है। कैसा होता है, नियत होता है। तो स्थिर जो आवेश है वो क्या करता है, नियत विद्युत क्षेत्र को क्या करता है, उत्पन्न करता है। यस सर, पहली चीज। दूसरी चीज, एक समान चाल से गतिमान आवेश, एक समान चाल से गतिमान आवेश, अगर आवेश हमारा क्या हो, एक समान चाल से क्या हो, गतिमान हो। अगर हमारा आवेश क्या हो, एक समान चाल से गतिमान हो, तो वो क्या उत्पन्न करता है,
चुंबकीय क्षेत्र। और वो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है पता है आपको? नियत चुंबकीय क्षेत्र। तो हम कह सकते हैं कि एक समान चाल से कोई आवेश गति कर रहा है तो वह क्या करता है? नियत चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है? जनरेट करता है, उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी आपका कैसा होगा? नियत होगा मेरे भाई। क्या इतनी बात क्लियर है? अब ये दोनों बातें तो हैं, ये दोनों बातें के बाद अब जो तीसरी बात है बड़ी इंटरेस्टिंग है। तीसरी बात ये है कि अगर तीसरी बात ये है हमारा कि त्वरित आवेश हो। कैसा आवेश हो? त्वरित आवेश हो। कैसा आवेश हो? त्वरित आवेश। मतलब जो आवेश है इस बार उसका वेग नियत नहीं है। त्वरित आवेश का मतलब मेरे भाई उसका जो वेग है वो नियत नहीं है। त्वरित आवेश का मतलब है कि वेग या चाल कह दो उसकी नियत नहीं नहीं है। त्वरित आवेश का मतलब मैंने क्या बताया कि उसकी चाल या उसका वेग उसका क्या है? नियत नहीं है उस आवेश का। तो यहाँ पे हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएं मेरे भाई। थोड़ा सा मैं इसको और इधर करता हूं। अगर मैं इसको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊं तो आप बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। बहुत ही काम की चीज बताने वाला हूं तुम्हें। कलर भी चेंज कर दे रहा हूं। तो हमारे पास उदाहरण है, पहला जो उदाहरण है कि जो दोलन करता हुआ आवेश है। पहला उदाहरण है दोलन करता हुआ हुआ करता हुआ आवेश। सर आप कहने का मतलब है कि दोलन करता हुआ आवेश त्वरित आवेश होता है? यस एग्जैक्ट, आप सही सोच रहे हैं। दूसरा यहां पर दोलन करता हुआ जब आवेश है, दोलन करता हुआ आवेश का जो वेग होता है वो नियत नहीं होता है। अभी मैं इसको दिखाऊंगा अभी बना के। दूसरा एग्जांपल है मेरे भाई ये कि वृत्ताकार पथ पर या वृत्तीय पथ पर गति करता हुआ आवेश। अगर कोई आवेश वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उसका वेग भी समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और उसकी दिशा भी क्या होती है? लगातार क्या होती है? बदलती रहती है। तो सबसे अच्छा जो एग्जांपल हम माने तो दोलन करता हुआ आवेश। अब इसको हम थोड़ा सा समझेंगे मेरे भाई। इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं और दोलन करता हुआ आवेश हम आपको यहीं सिखा रहे हैं। यहीं पर दोलन करता हुआ आवेश आपको यहीं सिखा रहा हूं, क्योंकि मैं जगह बनाऊं पहले थोड़ा सा और तब आपको सारी बातें क्लियर करूं। चल जा मेरे भाई, चल क्यों नहीं रहा? ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं जगह बना रहा हूँ। बस थोड़ी जगह जगह बन जाए, बस फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, बन गई जगह। और इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर, ये इसका दो उदाहरण था। ठीक है, नाम देखो। अब आप मेरे भाई दोलन करता हुआ आवेश कैसे? देखो यहां पर हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। यहां पर हम एक, ये है हमारा, हमने क्या किया, एक आवेश को पॉइंट चार्ज इस तरह से मान लो लटका दिया, या कोई पिंड ही है समझे। तो दोलन कैसे करता है? तो जो आवेश को हम दोलन कराएंगे तो ये देखो पहले यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो इसका वेग होगा, इसका वेग वेग क्या होगा? यहाँ पर इसका वेग क्या होगा? मिनिमम होगा भाई। जैसे भाई आप खींचोगे तो पहले मिनिमम, फिर छोड़ोगे तो क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा, ये माध्य स्थिति है, यहाँ पर वेग उसका कैसे हो जाएगा? मैक्सिमम। फिर ये इधर जाएगा तो यहाँ पर ये फिर वेग इसका क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे फिर से वेग अगेन क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो देखो आप देख पा रहे हैं क्या दोलन, जो आवेश दोलन कर रहा है, जो आवेश दोलन कर रहा है, क्या उसका वेग लगातार बदल रहा है, बढ़ रहा है, कभी घट रहा है? तो जब कोई आवेश दोलन कर रहा है यानी कि उसकी गति क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। तो एक दोलन करता हुआ जो आवेश है, एक दोलन करता हुआ
आवेश क्या होता है, एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और यह परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यही प्रक्रिया बार बार होती रहती है, यही प्रक्रिया क्या होती है, बार बार होती रहती है। तो एक परिवर्ती क्षेत्र, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र में, अब वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में लगातार क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो तरंग तो इसी को कहते हैं। जैसे हमने क्या है, एक दृढ़ आधार से किसी रस्सी को बांध दिया, तो रस्सी को हम एक जगह से हिलाते हैं, तो रस्सी का हर एक कण, तो पहला कण जैसे हिला, इसके आगे का पहला कण हिलता है, फिर इसके आगे का पहला कण, इसी तरह से वो रस्सी पूरे दृढ़ आधार तक क्या होती है, वाइब्रेट करते, दोलन करते, कंपन करते हुए क्या होती है, जाती है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि मेरे भाई, यहां पर हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष ये निकल रहा है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है मेरे भाई, कि यहां पर वेग अपना मैक्सिमम है मेरे भाई, ध्यान देना, इसका आवेश है। तो यहां पर ये निष्कर्ष निकल रहा है कि एक परिवर्ती, एक चीज ध्यान देना मेरे भाई, त्वरित गति करता हुआ जो आवेश है, एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र और एक परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ध्यान सुनना, त्वरित करता हुआ जो आवेश है, एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र और एक परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र को क्या करता है, उत्पन्न करता है। यही चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग के रूप में। तो यहाँ पे त्वरित गति करता हुआ आवेश, एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, और फिर यह परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती या विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, फिर ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र जो है, फिर से परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसको मैंने थोड़ा इधर कर दिया, ठीक है, उत्पन्न करता है। फिर ये परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यहीं से क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण होता है। और एक बात और है कि जो त्वरित करता हुआ आवेश है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न करता है, और परिवर्ती विद्युत क्षेत्र परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में बदलता है, फिर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में, बार 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 क्या हो, ये बदलता रहता है। और साथ ही साथ रेडिएशन उत्पन्न करता है। वही रेडिएशन आपकी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम दिया गया है। उसी रेडिएशन को क्या किया गया है, विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। आई होप यू क्लियर। तो अब हम विद्युत चुंबकीय तरंग की डेफिनेशन को लिख सकते हैं। अब हम विद्युत चुंबकीय तरंग की डेफिनेशन को क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं कि नहीं। तो आइए नेक्स्ट वाले पेज पे हम क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा लिखते हैं। तो बस स्रोत क्या है, एक दोलन करता हुआ आवेश। अगर आपसे पूछा जाए विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पत्ति का सबसे मुख्य कारण क्या है, तो आपको बताएं, दोलन करता हुआ आवेश या वृत्तीय पथ पर गति करता हुआ आवेश। और यह दोनों क्या करते हैं, एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र में लगातार क्या होते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो आइए हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे हमारी क्या है, उसका ग्राफ भी देखेंगे। तो अब हम हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसको बाय डेफिनेशन पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग, इसको हम शॉर्ट में ईएम वेव्स कह सकते हैं। ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ईएम वेव्स। तो आप ध्यान से देखिए, अब इसको हम डेफिनेशन के दृष्टिकोण से बताने चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई आप बता सकते हैं कि दोलित करता हुआ आवेश जो है क्या है, कारण है किसका, विद्युत चुंबकीय तरंग के उत्पन्न होने का, ठीक है। इतना ही सी बात याद रखना है। अब मेरे भाई क्या है कि हम कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उसे कहते हैं, किसे कहते हैं, देखना मैं ग्राफ के भी द्वारा आपको सिखाऊंगा कि विद्युत विद्युत चुंबकीय
तरंगें उसे कहते हैं, उसे सॉरी उसके नहीं उसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे उसे कहते हैं जो एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, जो एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र तथा तथा एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, के लंबवत, अभी चित्र में दिखाएंगे, एक दूसरे के लंबवत जावक्रीय दोलन कैसे करते हैं, ये जावक्री दोलन करती है या करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। हालांकि हमने पहले ही लिख दिया कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उसे कहते हैं जो एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र तथा एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जावक्री मतलब साइन के रूप में दोलन करती है, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। आइए समझते हैं हम लोग क्या है, इसको समझते हैं कि विद्युत चुंबकीय के ग्राफ समझते हैं, इसका क्या है, ग्राफ के मॉडल, ग्राफ के दृष्टिकोण से अपन लोग समझने वाले हैं मेरे भाई इसको। तो देखो हम इसको ग्राफ कह रहे हैं, ग्राफ कह दो या लिख दो, छोड़ो, अरे यार राइटिंग बड़ी खराब हो जा रही है। गणितीय रूप किसका, ईएम वेव्स का। देखो चित्र के द्वारा, पहले हम चित्र बनाएंगे, ध्यान से समझो, और इसी चित्र में हर चीज तहस नहस होगी, ध्यान से समझो भाई, हर चीज निकाल देंगे मेरा भाई, हर चीज, और सवाल आपको एक ही सवाल में सारी चीजें क्लियर कर दूंगा इस पूरे चैप्टर की। देखो यहां पर हम क्या करते हैं, इस दिशा में एक लाइन लेते हैं, ठीक है, और इस दिशा में एक लाइन लेते हैं, ठीक है, ये बस, ज्यादा बड़ा नहीं, इतना, कलर चेंज कर देगा, ठीक है। और यहां पर हम कह रहे हैं कि इस तरफ हमारा जो है, इस तरफ हम y अक्ष पर, ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा क्या है, y अक्ष, ये हम इसको मान लें x अक्ष है, कौन सा अक्ष है, x अक्ष, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा तीसरा एक्सिस है वो ये है, ठीक है। तो तीसरे एक्सिस पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये z अक्ष है। तो देखिए, तो हमारी दो चीजें हैं, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है और परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो देखो हम जो विद्युत क्षेत्र को दिखा रहे हैं वो हम y अक्ष पर दिखा रहे हैं, और जो चुंबकीय क्षेत्र है हम दिखाएंगे जेड अक्ष पर। आप कहीं भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो तरंग है ना, कुछ इस तरह से चलती है, पहले इस तरह से ऐसे जाएगी, अब फिर क्या हो जाएगी, ये ऐसे डाउन हो जाएगी, ऐसे निकलेगी। आप देख पा रहे हैं क्या, ये साइन की तरह ग्राफ बना रही है, इसीलिए बोला था मैंने जा वक्री। अब इसके समांतर, इसके इसके समांतर जिसकी, इसका जो विद्युत क्षेत्र का शिखर मान होगा, इसके समांतर कुछ इस तरह होगा, इस तरह से, इस तरह से, और यहां भी ऐसे ही, क्योंकि यहां पे ऐसे हो जाएगा, बदल रहा है साइमल्टेनियसली। ठीक इसी प्रकार जैसे वैद्युत क्षेत्र अप डाउन हो रहा है, सेम वैसे वैसे क्या होगा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र भी अप डाउन होगा, और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत जावक्री दोलन करेंगे। देखो तो ये तो हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये भी हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब चुंबकीय क्षेत्र को हम अलग से कलर से बना रहे हैं ताकि आपको दिखे। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है हमारा कुछ इस तरह से चलेगा, इस तरह से, ये इस तरह से,
तो यहाँ पे इसके जो समांतर लाइन होगी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इस तरह से, अब यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तरंगे आगे बढ़ती जाएंगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये तरंग आगे अब ये और बढ़ती जाएगी, इधर भी और जाएगी। तो देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अपना है, फिर विद्युत क्षेत्र यहाँ पहुंचा। अब देखो आप, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र, अब आप देख पा रहे होंगे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो जो विद्युत क्षेत्र है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत। प्रथम में ये, फिर अगले में ये, फिर अगले में ये, फिर अगले में ये, देखो एकदम बदलते हुए जा वक्री दोलन करते हुए एक दूसरे के लंबवत क्या हुए, तरंग क्या हो रही है, संचरित हो रही है। और ये क्या है, ये क्या है, तरंग संचरण की दिशा, की दिशा, तरंग संचरण की क्या है, दिशा। तो हमारी जो तरंग है वो इस दिशा में क्या हो रही है, हमारी जो तरंग है वो इस दिशा में क्या हो रही है, चल रही है। हमारी जो तरंग है वो इस दिशा में क्या हो रही है, चल रही है। अब थोड़ा सा ग्राफ को हम करेंगे थोड़ा सा छोटा, और हम इसके बारे में बहुत ही काम की चीज आपको बताने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो अब आप ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ, और लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई। देखो अब मैं बहुत काम की चीजें बताऊंगा, इसको एज इट इज याद रखना। अब देखो किसी भी तरंग का जो समीकरण है सबको अच्छे से पता है, किसी भी तरंग का जो समीकरण है वो सबको अच्छे से पता होता है कि नहीं मेरे भाई। किसी भी तरंग का जो समीकरण होता है वो सबको अच्छे से पता है। अगर हम कहें, अगर हम कहें पहली चीज, ये सब सारी चीजें याद रखना, न्यूमेरिकल में लगाएंगे। अगर हम कहें पहली चीज, पहली कि विद्युत क्षेत्र का जो समीकरण होगा, जो विद्युत क्षेत्र वाली तरंग है उसका जो समीकरण होगा, तो आपको भाई तरंग का तो नॉर्मल समीकरण आपको पता है, तो E बराबर होगा E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये क्या है, ये इसके लिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर पूछा जाए चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, तो बी नॉट हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये ठीक है, के एक्स। अगर हम इसको दिशा में लिखना चाहें तो दिशा फिलहाल अभी नहीं बताते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, अभी हम देख लेंगे। तो ये किसी भी तरंग का क्या होता है, सिंपल सा क्या होता है, समीकरण होता है। ई नॉट क्या है, विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, बी नॉट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान, है ना, है कि नहीं। यहां लिख दो मेरे भाई, देखो जो ई नॉट है क्या है, विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, अधिकतम मान, और जो बी नॉट है चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान। अरे शिखर मान पीछे पढ़ाया है, चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान है। अब तो क्लियर हो गया, ठीक है। ये दो बातें हो। तीसरी जो बात है मेरे भाई, तीसरी बात हम क्या बता सकते हैं किसी तरंग का, किसी भी तरंग की हम तीसरी बात क्या बता सकते हैं, बहुत आसान है सर। तीसरी बात हम ये बता सकते हैं कि तरंग की आवृत्ति क्या होगी, तरंग की आवृत्ति क्या होगी, तरंग की आवृत्ति यानी कौन सी आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति। तो जो कोणीय आवृत्ति है, यहाँ पे जो ओमेगा है, कोणीय आवृत्ति अगर आपसे पूछा जाएगा, कोणीय आवृत्ति, तो कोणीय आवृत्ति हम लोग किसे कहते हैं, ओमेगा को। किसको बोलेंगे, ओमेगा। जो समीकरण में क्या है, ओमेगा जो समय का गुणांक होगा, ओमेगा कैसे निकलेगा, समय के, समय का गुणांक, समय का जो गुणांक रहेगा वही हमारा कोणीय आवृत्ति रहता है, ठीक है सर। ये अच्छी बात है, दो चीज निकालेंगे। अगर तुमसे पूछे चौथी बात, तरंग में तरंग संचरण का, तरंग संचरण नियतांक, तरंग संचरण नियतांक, मतलब तरंग जो है भाई एक नियत वेग से चलेगी, तो उसका नियतांक कितना होगा, तो वो होता है मेरे भाई के बराबर, आपको याद रखना है 2 पाई बाई लेमडा। लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य, लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य, लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य।
पांचवी चीज तुमसे क्या पूछ सकता है, तरंग की तरंग दैर्ध्य, तरंग की तरंग, अगर तुमसे तरंग की तरंग दैर्ध्य पूछ लिया मान लो क्वेश्चन के दौरान, तो लेमडा बराबर हम लोग क्या बताएंगे, 2 पाई बाई के। याद रखना 2 पाई बाई क्या हो जाएगा, के। छठवीं चीज हम इस तरंग का क्या बता सकते हैं कि तरंग की चाल या तरंग क्या कोणीय आवृत्ति, तरंग की कोणीय आवृत्ति अगर पूछे, देखो ये सब एक ही प्रश्न में मैं कराऊंगा। तरंग की कोणीय आवृत्ति क्या होती है, कोणीय आवृत्ति पूछे, आवर्तकाल तो पहले लिख दो, तरंग की कोणीय आवृत्ति तो हो चुका है ना, कोणीय तरंग की तरंग का, अगर पूछे तरंग का आवर्तकाल, क्या पूछे, आवर्तकाल, तो तरंग का जो आवर्तकाल होता है वो टी बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा। फिर तुमसे सातवीं बात पूछ सकता है, तरंग की आवृत्ति, तो तरंग की आवृत्ति हम लोग कैसे निकालेंगे, कौन सी तरंग समझ रहे हैं ना, कौन सी तरंग समझ रहे हैं ना, विद्युत चुंबकीय तरंग। तरंग की जो आवृत्ति है आवर्तकाल की क्या होती है उल्टी, एन बराबर 1/t। ये 7 चीजें क्या कर सकता है, हमसे पूछ सकता है, लेकिन और भी चीजें आपको निकालेंगे, और भी चीजें इसमें हम आपको निकाल के देने वाले हैं। थोड़ा सा इसको हम करते हैं छोटा, क्योंकि यही बता देंगे तो बहुत ही सही रहेगा सारा पॉइंट्स। ठीक है, ये 7 पॉइंट हो गया। 8वां पॉइंट मेरे पास है मेरे भाई, 8वां पॉइंट जो है वो 8वां पॉइंट क्या है कि तरंग की चाल पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, तरंग की चाल। अगर तरंग की चाल पूछे यानी v, तो v बराबर हम कैसे निकालेंगे, दो तरीका है। v बराबर क्या होता है, ये जो तरंग का समीकरण है, तरंग का जो समीकरण है क्या, अब देख पा रहे तरंग के समीकरण में जो ओमेगा है और जो k है, k आपका संचरण नियतांक है, मैंने बता दिया, हर चीज बता रहा हूं उस तरंग का, तो ये होता है ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के। अगर ओमेगा का हम मान रख देंगे, अगर हम ओमेगा का मान रख देते हैं 2 पाई एफ, ये हो जाएगा 2 पाई एफ, ओमेगा का मान रख देते हैं 2 पाई एफ, क्या कर देते हैं ओमेगा का अगर हम मान रख देंगे तो क्या होगा, ओमेगा का मान 2 पाई एफ। अब के का भी मान पता है मुझे, क्या 2 पाई, के का मान देखो यहाँ पे क्या बताया मैंने, 2 पाई बाई लेमडा। तो यहाँ से क्या होगा, ध्यान सुनना, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, अंदर क्या ऊपर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एफ। लेमडा इंटू एफ क्या होता है, मतलब तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति का गुणनफल क्या होता है, प्रकाश की चाल ही तो होती है। तो इस तरह भी हम लोग चाल निकालेंगे। ठीक है, ये हो गई 8वीं चीज। 9वीं चीज हमसे ये पूछ सकता है, तरंग संचरण की दिशा, अभी जो तरंग चल रही है इसकी दिशा क्या होगी, ये तरंग जो चल रही है इसकी दिशा क्या होगी। और एक चीज मैं तुम्हें और बता दे रहा हूं, इसमें थोड़ा सा जगह ले, मैं थोड़ा सा जगह बनाऊं, और इस सी के बराबर क्या होता है, इस सी के बराबर होता है E0/B0। जवान देना बहुत काम का है मेरे भाई, अगर तुम अभी जब सवाल कराऊंगा ना तुम कहोगे यार, हर एक सवाल की हर चीज हमने निकाल ली, एक सवाल की क्या करनी, हर चीज हमने क्या है निकाल ली। अब क्या करें, तुमसे क्या पूछिए, तरंग संचरण की दिशा, क्या पूछ ले, तरंग संचरण की दिशा, अगर हमसे पूछे तरंग संचरण की क्या पूछे, दिशा, तरंग संचरण की क्या पूछे, दिशा। तो तरंग संचरण की जो दिशा है हम लोग क्या कैसे बताएंगे, देखो आगे समझो। तरंग संचरण की दिशा कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पे तरंग किस एक्सिस में चल रही है, एक्स अक्ष में। यहाँ पे देखो सबसे ऊपर नंबर 1 पर देखो, एक पर जहां यक्स है ना, यहाँ पर यक्स लिखा रहेगा तो एक्स अक्ष की दिशा में चल रही है, वाई लिखा है तो तरंग वाई अक्ष की दिशा में चल रही है, जेड लिखा है तो जेड अक्ष की दिशा में चल रही है। अभी तो दोनों ही इक्वेशन में एक्स एक्स लिखा है, इसका मतलब तरंग एक्स अक्ष की दिशा में चल रही है, तरंग एक्स अक्ष की दिशा में चल रही है। वाई होता तो वाई अक्ष की दिशा में, जेड होता तो जेड अक्ष की दिशा में। अब बात ये फंसती है कि सर एक्स अक्ष की दिशा में चल रही है, एक्स अक्ष की धन दिशा में चल रही है कि ऋण दिशा में, अब ध्यान देना है। तो तरंग की जो दिशा है
एक्स अक्ष। तरंग की जो दिशा है क्या है भैया, एक्स अक्ष है, लेकिन वो बस कितना है, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। तरंग की दिशा कितना है, एक्स अक्ष। लेकिन ये सर बताओ कि तरंग की दिशा एक्स अक्ष की ओर है, लेकिन एक्स अक्ष की ऋण दिशा में है कि धन दिशा में, तो इसको कैसे बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। इसको कैसे बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। इसको कैसे बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर ओमेगा और के, देखो समीकरण में देखो सब दिख रहा है, ओमेगा और के, ओमेगा और के समान चिन्ह के हैं। कैसे हैं, समान चिन्ह के हैं। ओमेगा और के का चिन्ह कैसा है मेरे भाई, कह रहा हूं समान है। अगर ओमेगा और के का चिन्ह, जैसे यहाँ पे ओमेगा कैसा है, प्लस में है, लेकिन के कैसा है, माइनस में है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, ओमेगा और के का मान समान चिन्ह में होगा तो एक्स अक्ष के ऋण दिशा में, एक्स अक्ष के, क्या बोले, एक्स अक्ष में तो है लेकिन एक्स अक्ष के ऋण दिशा में, एक्स अक्ष के ऋण दिशा में, एक्स अक्ष के क्या होगा, ऋण दिशा। ठीक है, एक्स अक्ष के क्या होगा, ऋण दिशा में। अब ध्यान समझो, थोड़ा सा मैं इसको और लिख दूं बढ़िया से। तो एक्स अक्ष के क्या होगा, ऋण दिशा में। बहुत सही। अगर ओमेगा और के विपरीत चिन्ह के हैं, कैसे हैं, विपरीत चिन्ह के हैं, जैसे देखो समीकरण में दिया है, अगर ओमेगा, देखो ओमेगा पॉजिटिव है, के निगेटिव है, विपरीत चिन्ह का होगा तो एक्स अक्ष के, क्योंकि एक्स अक्ष पे चल रहा है ना, एक्स अक्ष के धन दिशा में होगा। कौन, तरंग संचरण की दिशा एक्स अक्ष के धन दिशा में होगा। बहुत काम की चीज है मेरे भाई, बहुत काम की चीज है। क्या है, बहुत ही काम की चीज है। क्या है, बहुत ही क्या है, काम की चीज है। अब तुम्हें मैं एक 10वां पॉइंट और बताऊंगा, एक 10वां पॉइंट क्या है और बताऊंगा, ठीक है। 10वां पॉइंट मैं यहाँ चित्र के पास बता रहा हूँ, देखो आप ध्यान, 10वां पॉइंट, 10वां पॉइंट यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, देखो समझ जाओ। 10वां पॉइंट मैं यहाँ बता रहा हूँ, 10वां पॉइंट मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो 10वें पॉइंट में क्या है, जो ईएम वेव्स हैं कैसे चले, ईएम वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे चल रही हैं सर, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत का मतलब ई क्रॉस बी के अनुदिश, ई क्रॉस बी के अनुदिश संचरित होती है, संचरित, संचरित होती है मान लें, ठीक है। मतलब ई क्रॉस बी के संचरित दिशा में के अनुदिश संचरित होती, मतलब ई क्रॉस बी के लंबवत संचरित होती। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं क्या, देखो कलम चेंज कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनो मेरे भाई। मान लेते हैं, लेट सपोज, लेट जो ई है, ई वो क्या है, एक्स कौन से दिशा में है, वाई अक्ष पर, वाई दिशा में है। जो हमारा ई है किस दिशा में है, वाई दिशा में। चित्र में आप देख पा रहे हैं, ई हमारा क्या है, वाई दिशा में। और जो बी हम इसे मान रहे हैं, अच्छा हमारा दिया भी है, बी को हम क्या मान रहे हैं, जेड अक्ष दिशा, किसमें, जेड दिशा में है। जेड दिशा का मतलब जेड अक्ष की दिशा में। तो आपको एक बात तो पता है मेरे भाई, क्या, अब हमें तरंग संचरण की दिशा बताना है। अब अगर हमसे पूछे तरंग संचरण की दिशा, तो हम तो देखो यहां से भी बताएंगे, वहां से भी बता सकते थे, यहां से भी बताएंगे, ठीक है। तो तरंग संचरण की, थोड़ा जगह की दिशा कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। अभी जब सवाल लेंगे ना, हर एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, हर एक पॉइंट, तभी आप आगे जा पाओगे, अन्यथा जा नहीं पाओगे। तो विद्युत जो चुंबकीय तरंगे हैं वो ई क्रॉस बी के अनुदिश चलती है, ई क्रॉस बी के अनुदिश चलती हैं। और हम मान लेते हैं ई जो है वाई अक्ष दिशा में है और बी कितना है, जेड अक्ष की दिशा में है, ठीक है। वो देखो चित्र में आपको दिख भी रहा है। अब वाई अक्ष पर कौन सा कैप होगा, आप बोलोगे सर जे कैप, क्या होगा, जे कैप। जेड अक्ष पर कौन सा कैप होता है,
ठीक है, क्या इन दोनों का क्रॉस निकालूं? ये देखो, इन दोनों का क्या निकालूंगा? क्रॉस, यानी जे क्रॉस अगर हमसे पूछा जाए आई, जे क्रॉस हमसे पूछा जाए आई, तो हर एक बच्चे को पता है कि जे क्रॉस आई अगर निकाल दूंगा तो वही तरंग संचरण की दिशा पता चल जाएगी। तो जे क्रॉस आई बराबर क्या होता है? ओ सॉरी, जे क्रॉस के बराबर क्या होता है? आई। तो जे क्रॉस के बराबर क्या होता है? आई। और आई का मतलब क्या है? एक्स अक्ष के दिशा में। आई का मतलब क्या है? एक्स दिशा, यही तो हुआ। तो इस तरह भी हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? बताएंगे। इस तरह भी हम लोग क्या करेंगे? बताएंगे। आइए हम एक लेते हैं सवाल, और इस सवाल में हम कम से कम 10 से 12 चीज निकाल सकते हैं। माध्यम का अपवर्तनांक भी निकाला जा सकता है। तो आइए एक सवाल ले, तो उस सवाल को अगर आप समझ लिए, इतनी 10 चीजें अगर आप सवाल में निकाल लिए मेरे भाई, तो तुम्हें इस चैप्टर में कोई सवाल और लगाने की जरूरत नहीं है। कोई सवाल नहीं, अगर ये टॉपिक क्लियर हुआ है तो। एक चीज ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पे सबसे नंबर 1 के पास चले, ग्रीन में चलाऊंगा। अगर यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पे इसको हम जैसे y पर है तो ई वाई लिख सकते हैं, इसको ई बी जेड लिख सकते हैं, बी जेड लिख सकते हैं। तो ये जे का एफ लिख सकते हैं, और ये क्या है? के का एफ लिख सकते हैं। या जो साइन के अंदर है एक्स वाई जेड, यहाँ वो क्या होगा? आपका जो एक्स वाई जेड है, क्या बोल रहा हूँ? जो एक्स वाई जेड है, वही आपका क्या बताएगा? तरंग संचरण की दिशा। वही आपका क्या बताएगा? तरंग संचरण की दिशा। ठीक है, आई होप क्लियर। आइए देखते हैं एक सवाल, और सवाल से सारा टॉपिक क्लियर करते हैं। मेरे भाई एक सवाल अब मैं बना रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। देखो, क्वेश्चन है हमारे पास, एक ही सवाल में सब तहस नहस कर दूंगा, सारी की सारी चीज। देखो, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का निम्न समीकरण, निम्न समीकरण कुछ इस तरह दिया है। ई बराबर क्या दिया है? ई बराबर दे दिया है 10 × 10 के घाते -2 साइन, 10 × 10 घाते -2 साइन, फिर अंदर लिखा है 4 × 10 के घाते, 4 × 10 के घाते 14 पाई टी, माइनस 8 × 10 के घाते 6 पाई, पाई, पाई नहीं, 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 पाई नहीं लेना है, पाई लेना है कि नहीं लेना है? इक्वेशन पहले क्लियर कर दिया जाए आपसे। ठीक है, चलिए पाई भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पाई आप ले सकते हो या ना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ले ले ना ले, ले ले ना ले, ले ले ना ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पाई जेड आई कैफ लिखा है। अब ये जो आई कैफ लिखा है ना, ये तुम्हारा क्या बताएगा? ये तुम्हारा क्या है कि तरंग एक्स अक्ष की दिशा में संचरित हो रही है, यानी विद्युत क्षेत्र वाली। ठीक है, चलिए, दिया गया है, इतना समीकरण हमारे पास दिया गया, ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं? जितनी मैंने 10 चीजें बताई वो सब ज्ञात करूंगा। नंबर 1 आपसे पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, पहला। दूसरा आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ सकता है? कोणीय आवृत्ति। क्या पूछ सकता है? कोणीय आवृत्ति,
आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति। तीसरा आपसे पूछ सकता है आवर्तकाल। सारे क्वेश्चन एक ही बार में, इस तरंग का जो है सब कुछ निकाल लेंगे। आवर्त काल। चौथा आपसे पूछ रहा है इसकी आवृत्ति क्या होगी, इसकी आवृत्ति क्या होगी। पांचवा आपसे पूछ रहा है मेरे भाई क्या, तरंग की चाल, तरंग की चाल या वेग, है ना। ले भाई। छठवा आपसे पूछ रहा है क्या, तरंग की दिशा, तरंग की दिशा। सातवां आपसे पूछ रहा है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, शिखर मान मतलब अधिकतम मान, ठीक है, अधिकतम मान को या शिखर मान, ये भी आपसे पूछा रहा है। इसी भी देखो एक ही सवाल में इतनी चीजें नहीं पूछेंगे, पर हम एक ही सवाल में सब चीजें निकाल लें तो सवाल जब आपके यहाँ आएगी दो ही तीन चीजें पूछेंगे, सॉरी। आठवीं चीज आपसे पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र का समीकरण भी पूछ रहा है, विद्युत क्षेत्र का समीकरण। नौवीं चीज आपसे पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, की दिशा। ले भाई 10वीं और भी निकाल दूं तो देखो, इधर देखो, बैक में चलते हैं। 10 चीजें एक सवाल में, इतनी सारी चीजें अपन लोगों से पूछ सकता है। तरंग संचरण नियतांक पूछ सकता है, तरंग दैर्ध्य भी पूछ सकता है। अभी देखो और क्या क्या पूछ सकता है, अभी तो देखो, अभी तो शुरुआत है। देखो और क्या पूछ सकता है, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। आपसे 10वीं चीज ये पूछ सकता है, ध्यान से सुनना, आपसे 10वीं चीज ये पूछ सकता है तरंग, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। 11वीं चीज आपसे क्या पूछ सकता है, तरंग का, ये नया है तुम्हारे लिए, तरंग का अपवर्तनांक, तरंग का अपवर्तनांक। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं क्योंकि अभी जगह लेगा, ठीक है जी। एक प्रश्न में 11 चीजें अपन निकालेंगे और इससे ज्यादा सवाल तुम अगर कोई आ गई तुम फंस गए, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मेरी ये 10 बातें याद रखो, अगर चीजें नहीं समझ में आती एक बार रिवाइज मारो, चीजें आपको समझ में आएंगी, चीजें आपको क्या होंगी, समझ में आएंगी। ये मेरा क्या है, एक्स अक्ष पर तरंग समीकरण दिया है। अब आप देखो इन सबको हम निकालते हैं, इन सबको हम क्या करते हैं, निकालते हैं। क्या निकाल लेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। चलिए सोल्यूशन हम रेड से निकालेंगे, रेड से या ब्लू से करें। देखो तरंग का जो नॉर्मल समीकरण होता है तुम्हें पता है, ये एक्स अक्ष है, इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं ताकि, ठीक है। हमें पता है तरंग का नॉर्मल समीकरण जो एक्स है ना वो क्या होगा, ई नॉट विद्युत क्षेत्र का समीकरण अभी अभी बताया था, ओमेगा टी माइनस क्या होगा, के एक्स। यहाँ एक्स के स्थान पे क्या है आप देख पा रहे हैं, जेड है, तो यहाँ पे ले लेंगे जेड, नॉर्मल समीकरण अपने। ये नॉर्मल समीकरण से क्या कर देंगे, इसका तुलना कर देंगे, क्या कर देंगे, तुलना करने पर ये हमारा सोल्यूशन अब चल रहा है। तो देखो जो साइन के पहले का जो मान होता है, ध्यान से सुनना, साइन के पहले का मान, साइन के पहले का मान देखो ये वाला, जो साइन के पहले का मान यानी ई नॉट अधिकतम मान, विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान। तो मेरे भाई विद्युत क्षेत्र का जो अधिकतम मान है वो ई है, ई बराबर कितना है, सीधा सीधा कह सकते हो गुणे 10 गुणे 10 के घाते -2, क्या, न्यूटन पर कूलम। ये एक आंसर हो गया, एक आंसर आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आंसर क्या, आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति क्या होती है, ओमेगा, ओमेगा कोणीय आवृत्ति क्या होता है, ओमेगा।
कोणीय आवृत्ति क्या होता है? ओमेगा। और ओमेगा कैसे निकालते हैं? पीछे चलो देखो, हमने लिखा, ये देखो नंबर 3 पे देखो, कोणीय आवृत्ति ओमेगा समय का गुणांक है। अब आप इसमें देखो समय का गुणांक कौन है? समय का गुणांक, समय का गुणांक कौन है? ये 4 गुणे 10 के घाते 14 पाई। 4 गुणे 10 के घाते 14 पाई, इसका मात्रक आता है रेडियन पर सेकंड। ले भाई, दूसरा आंसर आ गया। कितना आसान। तीसरा कह रहा है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल बराबर क्या होता है? अभी बताया 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई तो ठीक है सर, ओमेगा का मान आपको पता है ना, 4 गुणे 10 के घाते 14 इंटू पाई। अब यहां से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/2 गुणे 10 के घाते माइनस 14। या फिर इसको हम लिख सकते हैं, देखो पाई से पाई यहाँ मर जाएगा, आप मार दो, पाई से पाई मर गया, 2 से 2 काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा अपना 2, वो 1/2 बचा। या इसको लिख सकते हैं क्या? 0.5 गुणे 10 के घाते माइनस 14 सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया? आवर्तकाल। आवृत्ति कैसे करना है? आवृत्ति क्या होती है? n। ये क्या होती है? आवर्तकाल की उल्टी। तो आवर्तकाल का मान ये वाला रख दें, 1/2। 1/2 है तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 के घाते 14 हर्ट्ज, क्योंकि उल्टा करना है। ये हो गया। अब हमें निकालना है मेरे भाई तरंग की चाल। तरंग की चाल निकालने का फार्मूला हमने बताया, देखो बैक में आपको फिर से दिखाते हैं। तरंग की चाल निकालने का फार्मूला हमने बताया, देखो क्या निकाला है। तरंग की चाल निकालने का फार्मूला क्या है? ये देखो, ये देखो 8 नंबर, देखो 8 नंबर कि ओमेगा बाई के। अगर ओमेगा बाई के नहीं पता है तुम्हें, तो लेमडा इंटू एफ पता हो तो उससे निकाल लो। वो भी नहीं पता है तो ई नॉट बटे बी नॉट पता है तो उससे निकाल लो, किसी से भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें ओमेगा बाई के ही पता है। आगे देखो, ओमेगा बाई के, तरंग की चाल क्या होती है? ओमेगा बाई के। ओमेगा मतलब टी का गुणांक कितना है? 4 गुणे 10 के घाते 14, 4 गुणे 10 घाते 14 इंटू पाई बटे, बटे क्या? बटे क्या? के का मान कितना है? के का मान मतलब ये के का मान मतलब समीकरण में देखो जो जेड का गुणांक है, 8 गुणे 10 के घाते 6 पाई। अब यहाँ पे देखा 4 दूना 8 हो जाए, 1/2, और ये 14 है, ऊपर ऊपर जाएगा तो -6, 14 में 6 का कितना बची? 8। 8 या इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.5 गुणे 10 के घाते 8 मीटर पर सेकंड। या फिर लिख सकते हैं 5 गुणे 10 के घाते बस 0.8 गुणे 10 के घाते 8 मीटर। मीटर पर सेकंड लिखना है। मात्रा क्या होता है अपना? मीटर। मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड। थोड़ा सा जगह बनाना पड़ रहा है। मीटर पर सेकंड। ये आगे अब बताना है तरंग संचरण की दिशा। अब ध्यान से देखो, तरंग संचरण की दिशा बताना है। तो तरंग संचरण की दिशा कैसे बताएंगे भैया? हमने बोला था जो भी इक्वेशन में एक्स वाई जेड होगा उसी दिशा में तरंग संचरित हो रही है। तो यहाँ पे तरंग किस दिशा में संचरित हो रही है भैया? जेड है ना। देखो यहाँ पे मैंने बताया है तरंग संचरण की दिशा एक्स अक्ष की धन दिशा, और एक्स अक्ष पे बताया है ना, एक्स था, एक्स था ना। अरे हाँ जी हाँ, तो एक्स अक्ष था। अब धन होगा किरण होगा वो बताना है। आगे चलो भाई। तो देखो यहाँ पे तरंग संचरण की दिशा क्या है? जेड। जेड है, जेड अक्ष की दिशा में है, लेकिन प्लस में होगा कि माइनस, मतलब जेड अक्ष की धन दिशा में होगा किरण दिशा में। तो बैक में देखो, अगर ओमेगा के का मान समान होगा, ओमेगा और के का मान समान होगा तो एक्स अक्ष के क्या है? ऋण दिशा में। अगर विपरीत होगा तो धन दिशा में, एक्स अक्ष के लिए। लेकिन अगर जेड के लिए बात किया जाएगा तो क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे देखो ओमेगा, ये अपना ओमेगा का मान है, और सॉरी ये अपना पहला वाला ओमेगा का मान है, दूसरा वाला क्या है? के का मान है। तो ओमेगा का मान पॉजिटिव है, के का मान माइनस में है, तो माइनस और प्लस है, यानी विपरीत चिन्ह का है। तो जब विपरीत चिन्ह का होगा तो हम यहाँ पे देखो लिखाए हैं क्या? एक्स अक्ष के धन दिशा में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? जेड अक्ष पर है, तो जेड अक्ष के, जेड अक्ष के, जेड अक्ष की धन दिशा, धन दिशा में क्या है? चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग संचरित हो रही है। ठीक है। अब आगे देखो, चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान कैसे निकालोगे?
आई भैया ये तो समझ में चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान अभी तो निकाला था ना कि V बराबर सर होता है ई नॉट बटे बी नॉट। ओहो हाँ सर बताए तो थे अभी। तो बी नॉट बराबर क्या हो जाएगा ई नॉट बटे वी। ई नॉट का मान पता है कितना है 10 गुणे 10 के घाते -2 है ना। और v का मान कितना है 0.5 गुणे 10 के घाते 8। तो सीधा सीधा लिख सकते हैं, थोड़ा सा जगह कम है। चलो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। ए यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा, ऊपर तो लिखा है 10 की पावर -2, नीचे वाला क्या है 0.5, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा -8। इसको हम लिख सकते हैं 1/0.5 गुणे 10 के घाते माइनस कितना 10 घाते माइनस कितना 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 10। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते थे। 5/10, 10 गया ऊपर तो 5 दूना, अरे 5/10, 10 गया ऊपर, 5 दूना 10, यानी 2 गुणे 10 के घाते क्या लिख सकते हैं 10। क्या चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो टेस्ला लिख देंगे, टेस्ला। ये याद रखो। अब कह रहा है विद्युत क्षेत्र का समीकरण, सॉरी विद्युत क्षेत्र का समीकरण नहीं, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। विद्युत क्षेत्र का समीकरण तो ऊपर दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होना चाहिए मेरे भाई, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा बना दे रहे हैं। 8वां क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण होना चाहिए कितना चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण कैसे निकालेंगे सर, सिंपल है, ये हो जाएगा बी बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस क्या होगा, क्या होगा जी, क्या होगा जी, बोलो क्या होगा जी, बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो क्या होगा। कुछ नहीं सर, एक्स अक्ष पर है तो ये हो जाएगा के जेड। अब इस पर जब सब मान हम रख देंगे, इस पर जब हम क्या करेंगे सब मान रख देते, देखो चेंज थोड़ा कलर कर रहा हूँ, देखो समीकरण इसका आ जाएगा। बी नॉट का मान कितना है, देखो अभी अभी निकाला कितना 2 गुणे 10 के घाते 10 साइन ओमेगा का मान तो वही है ना 4 गुणे 10 के घाते 14 पाई ओमेगा माइनस के का मान तो वही रहेगा 8 गुणे 10 के घाते 6 पाई जेड। सेट जेड क्या होगा जेड, क्या होगा जेड, क्या होगा जेड, क्या होगा जेड, क्या होगा जेड। अब इसकी दिशा किधर होगी, तो दिशा वाला क्वेश्चन नीचे है। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र आया है ना, इसकी दिशा जैसे यहाँ पे लिखा है देखो आई कैफ लिखा है, यहाँ पे क्या होगा आई कैफ होगा, क्या होगा वो हम नीचे देखो, नीचे 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 क्वेश्चन वो पूछ लिया मैंने। अब तुम्हें पता है ई क्रॉस बी से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं, देखो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे यही बताया। अगर यहाँ पे देखो ई क्रॉस जब बी किया तो तरंग संचरण की दिशा यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अब आप देखो यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो देखो देखो, तो देखो हमारा जो ई है, ई ई कहाँ पर है, ई कहाँ पर है आप देखो, ई आप देखो ये दिया है आई कैफ, तो ये आई कैफ है। लेकिन बी चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है, यानी ये हमें नहीं पता है, ये वाला हमें नहीं पता है, लेकिन तरंग संचरण दिशा तो पता है। लेकिन ई ये है जो ई क्रॉस बी है, जो ई क्रॉस बी है तरंग संचरण की दिशा। ओहो सॉरी भैया, हमको ई क्रॉस निकालते हैं ना, तो ये है तरंग संचरण की दिशा। देखो ना यही तो लगाया है मेरे भाई, यहाँ पे देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना, है कि नहीं। तो तरंग संचरण की दिशा, अब देखो सर तरंग संचरण की दिशा तो आपने सर बताया है, ये देखो कहाँ है जेड अक्ष के धन दिशा में, मतलब के कैफ, यही तो होगा जेड अक्ष के धन दिशा में मतलब के कैफ। अब आपको पता चल गया होगा, अब आपको पता चल गया होगा, अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे ये जो आई है और ये तरंग संचरण की दिशा के कब आई होगी, जब यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि आंसर हमारा यही है, जब हमारा यहाँ पे क्या रहा होगा जे कैफ, तो तभी तो आई क्रॉस जे कहेंगे, तभी तो के आएगा। तो हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है, यहाँ पे 8वें वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कलर चेंज करेंगे,
क्योंकि वहां रेडी से पहले लिखा। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्या है, किस दिशा में है, वाई अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है, किस पर है, वाई अक्ष पर है। ठीक है। और जो विद्युत क्षेत्र का समीकरण एक्स अक्ष पर है, तरंग संचरण किधर है, जेड अक्ष के, तभी तीनों एक दूसरे के लंबवत संचालित हो रहे हैं दोनों। ठीक है। क्या मेरी सारी चीजें क्लियर हुई? क्या एक ही प्रश्न में सब कुछ आप तहस नहस कर सकते हैं? अभी भी दो प्रश्न बाकी है मेरे भाई। 10वां क्वेश्चन है तरंग की तरंग संचरण, तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य के लिए हमने क्या बताया, 2 पाई की। और मेरे भाई के का मान, सॉरी, के का मान तुम्हें पता है, के का मान 2 पाई है। के का मान कितना है देखो, 8 × 10⁻⁶ पाई। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, मर जाएगा। पाई से पाई मर गया, ओहो। 2 से 2, 2×2=4, पाई से पाई मर गया। तो यहाँ बच्चे का कितना, लेमडा बराबर, ओहो, यहाँ पे बचेगा कितना, 1/4 × 10⁻⁻⁶ ऊपर जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं लेमडा बराबर दशमलव, क्या होगा, 10, 4×2 = 8, 4×2 = 10 होगा, 4×2 = 8 होगा, 4×2 = 8। फिर कितना बचेगा, दो, वो दो बचेगा, 4×5 = 20, गुणे 10⁻⁻⁶ कितना होगा, -6 मीटर। या फिर आप इसको लिख सकते हो कि लेमडा बराबर 25 × 10⁻⁻⁸ ये आपकी तरंग दैर्ध्य का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आपसे एक चीज और मेरे भाई पूछ रहा है, सर एक चीज और पूछ रहा है, वो भी बड़ी खतरनाक चीज है। तरंग, आपसे पूछ रहा है तरंग का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक का सूत्र आपको पता है मेरे भाई, ध्यान से देखो। अपवर्तनांक का सूत्र क्या है, बच्चे बच्चे को पता है अपवर्तनांक का सूत्र कहते हैं, एन बराबर क्या होता है, C/V। C/ क्या है, V। यानी अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात की चाल बटे माध्यम की चाल। तो निर्वात की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ लेकिन जो माध्यम की चाल, माध्यम की चाल का मतलब जिस माध्यम में तरंग चल रही है, हालांकि इसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वायु निर्वात दोनों माध्यम में चल सकती है विद्युत चुम्बकीय तरंग। लेकिन v का मान हमने निकाला है, v का मान देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे हमने निकाला है। इसको लिख देते हैं 0.5 × 10⁸ तो 10⁸ से 8 कट जाएगा, और ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 30, और बचेगा 5, 5×6 = 30। अपवर्तनांक आपका कितना है, 30। हालांकि 6 और जो अपवर्तनांक आया बहुत ज्यादा है, हालांकि हीरे का 2.42 है, लेकिन अपवर्तनांक अपना आया कितना, 6। तो इस तरह से हम लोग एक ही सवाल से पूरा सवाल तहस नहस कर सकते हैं। मेरे भाई आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ। तो ये हमारी है विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्या आप लिख पाओगे, क्या आप लिख पाओगे? देखो यहाँ पे तरंग का जो समीकरण है वो डेरिवेशन नहीं करना होता, तो कृपया करके ध्यान देना। ठीक है। किसी हमको क्या है, मेरे भाई सुनना, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप समझो। आपसे सवाल आएगी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग से क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, क्या तात्पर्य है, और एक समीकरण दिया रहेगा, उस समीकरण में ये 2-3 चीजें पूछेगा। जैसे मैंने 11 चीजें आपको बताई ना, 11 चीजें नहीं पूछेगा, इन 11 में से कोई 2-3 चीजें पूछेगा। तो आपको फार्मूला मैंने सब लिखाया है, तो ये याद रखेंगे तो कोई सवाल बचेगी ही नहीं। अब अगर आप देखे होंगे ना तो आपको लग रहा होगा हाँ सर आप सही कह रहे हैं। आइए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणधर्म। अब पढ़ेंगे क्या, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणधर्म, लास्ट टॉपिक है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है मेरे भाई आपके सामने, पहली प्रॉपर्टी है, देखना ध्यान से सुनना, और जो जो प्रॉपर्टी में चीजें एक्सप्लेन करने वाली होगी उसको मैं सबको एक्सप्लेन करते चलूंगा। पहली चीज, ये तरंगे का मतलब ईएम वेव्स कहो दोस्तों, ईएम वेव्स कहो या ये तरंगे, ईएम वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कह दो पूरा पूरा, विद्युत चुंबकीय तरंगे माध्यम
एवं निर्वात एवं निर्वात दोनों में संचरित दोनों में संचरित हो सकती हैं या होती हैं, कह भी सकते हो, ठीक है, हो सकती हैं। मतलब ये कि चाहे मीडियम हो चाहे मीडियम ना हो, वायु माध्यम हो या निर्वात हो, ये विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं ये दोनों में चलती हैं। और इसकी चाल इसकी चाल प्रकाश की चाल के प्रकाश की इसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। अब प्रकाश की चाल क्या होती है तुम्हें पता है, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इतनी रफ्तार से विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, चलती हैं। ये इसका पहला गुण था। दूसरा गुण क्या है मेरे भाई, समझो। ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। ये तरंगे यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ये तरंगे यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगे कौन सी प्रकृति की होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। दो ही तरह जो तरंगों की जो प्रकृति है वह दो प्रकार की होती है, एक होती है अनुदैर्ध्य तरंगे और एक होती है अनुप्रस्थ तरंगे। जब माध्यम के कण एक दूसरे के लंबवत संचरित होते हैं तो ऐसी तरंगों को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, यानी उनका जो प्रकृत होता है वो अनुप्रस्थ होता है। जब माध्यम के कण एक सरल रेखा में कंपन करते हैं तो उनको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। जैसे यांत्रिक तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे हैं, वो सब तरंगे हमारी क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, तो इसका नेचर पूछा जाए तो कैसा, अनुप्रस्थ होता है। कैसा होता है इसका नेचर, अनुप्रस्थ। ये याद रखो, कैसा होता है इसका नेचर, अनुप्रस्थ प्रकृति का। ठीक, चलिए तीसरी बात हम लिख सकते हैं। अब देखो तीसरी बात ये भी लिख सकते हो कि ये तरंगे ई क्रॉस बी के रूप में संचरित होती हैं। आप बता भी सकते हो, हालांकि मैंने इसको करा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और भी इसकी चीजें मैं बताऊं, और भी बहुत सारे इसके गुण हैं, बहुत सारे क्या है इसके गुणधर्म है, सुनो। और ये तरंगे कैसे चल सकती है पता है, ये तरंगे क्या होती हैं, किसी भी स्थान पर, यानी कि किसी भी स्थान पर ई बाई बी के, जो अभी बताया ना, ये तरंगे कैपिटल ई अपान कैपिटल बी का जो अनुपात है वो प्रकाश की चाल के क्या होता है, बराबर होता है। इस प्रकार भी बराबर होती है, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो कि ये तो लिखा है ना, इन तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी माध्यम निर्वात में दोनों चल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत सीधा लिखते हैं, विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों में औसत विद्युत चुंबकीय तरंगों में औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व विद्युत ऊर्जा घनत्व यानी क्या, आपको याद है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, याद है, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों में औसत विद्युत ऊर्जा 1/2 है ना, 1/2 ई नॉट मतलब एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तथा औसत औसत
चुंबकीय औसत चुंबकीय ऊर्जा वो क्या होती है आपको पता है? 1/2 बी स्क्वायर म्यू नॉट, बी स्क्वायर म्यू नॉट आपस में, म्यू नॉट आपस में बराबर होती हैं। आपस में क्या होती हैं? बराबर होती। अगर कोई आपसे ये पूछ ले, सर बताइए कैसे, सर बताइए कैसे ये दोनों आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। कैसे ये दोनों आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो देखो हाउ, अगर पूछे जाए विद्युत चुम्बकीय तरंग औसत विद्युत ऊर्जा, औसत विद्युत ऊर्जा यानी कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और औसत चुंबकीय ऊर्जा 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट आपस में क्या होती है? बराबर। बोले कैसे? इसको हम कैसे करके भी दिखा दे रहे हैं कि कैसे ये आपस में बराबर होती है। तो कोई हम एक तरंग का उपयोग करते हैं। हम जानते हैं ये जो ऊर्जा है ये है U इंटू ई, U इंटू ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है सर, एक को लेते हैं, दूसरी अपने आप आ जाएगी, देखिएगा। अब क्योंकि एक चीज हम लोग जानते हैं क्या, कि अभी अभी हमने बताया कि C बराबर क्या होता है? E/B, क्योंकि C बराबर E/B हो जाता है। या फिर हम इसको डिसएम्प्लॉय कहें तो हम कहेंगे E बराबर क्या हो जाएगा? C इंटू बी। अब C और E का मान यहां पर क्या कर दो? भर दो। तो U E जो हो जाएगा अपना 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E के स्थान पे C भी रखेंगे तो C स्क्वायर, ये हो जाएगा B स्क्वायर। सही है सर, वेरी गुड, सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है सर, आई एग्री विथ यू। अब एक चीज आपको ध्यान से देखो, वो आप एक चीज ध्यान से देखें। अब चूंकि एक चीज हमें और पता है, यहाँ पे बगल में करता हूँ साइड में, ठीक है। अब चूंकि एक चीज हम लोग और जानते हैं, क्या सर क्या जानते हैं? देखो कलर चेंज करो, क्योंकि एक चीज और, C बराबर क्या होता है? 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट भी तो होता है। अगर इसका हम वर्क करेंगे तो C स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं बताओ? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं? तो C स्क्वायर का मान हम भर सकते हैं, C स्क्वायर का मान हम लोग भर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट को इसको पास कर दिए, C स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/म्यू नॉट। अब ये जो समीकरण आया है, ये देखो, ये जो मैं बॉक्स में भर रहा हूँ, अब यहाँ पे इस बॉक्स में जो ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर का मान मैंने निकाल दिया, एप्सिलॉन नॉट तो यू ई होगा, तो 1/2, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर का मान कितना है? 1/म्यू नॉट, और क्या बचा? B स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि यू ई बराबर 1/2 इंटू बी स्क्वायर बटे यू स्क्वायर, यू नॉट। तो देखो ये आ नहीं गई, ये देखो ये आ गया ना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, तो ये जो आया है, अब इसको हम लिख सकते हैं यू, ओ, अब ये जो यू ई है वो किसके बराबर हो गया? यू बी के। बी का मतलब है, बी का मतलब क्या है? कि चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा है, और ई का मतलब है वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा। तो हमने क्या किया देखो, आपस में बराबर कर दिया कि नहीं कर दिया? हमने क्या कर दिया, इसको आपस में बराबर कर दिया। तो ये कभी कभी निगमन के रूप में आ जाएगा। तो सिद्ध कीजिए कि औसत विद्युत ऊर्जा और औसत चुंबकीय ऊर्जा क्या होती है? आपस में बराबर होती है या स्वापोषी होती है। तो आपको ये सिद्ध करना आना चाहिए, ठीक है। आई होप क्लियर। ये वाला मान अपना क्या हो गया था? यू बी। सी दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर, ठीक है। चलो, तो मैंने ये कारण बता दिया आपको, ये क्या बता दिया मैंने? कारण। तो ये हमारा क्या हो गया? तीन, तीन प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी नंबर 4, 5-6 प्रॉपर्टी लिखेंगे, ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं लिखना है मेरे भाई। और भी ये है कि ये तरंगे यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये तरंगे का मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे,
ये तरंगे यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे अपवर्तन, क्या बोल रहा हूं मैं, अपवर्तन, ओहो कलर, अपवर्तन, परावर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ओहो विवर्तन, ध्रुवण, एक होता है व्यतिकरण, व्यतिकरण तथा ध्रुवण को प्रदर्शित करती है, तथा ध्रुवण को क्या करती है, ध्रुवण के गुणों को, गुणों को प्रदर्शित, प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। क्या क्लियर है, मतलब कि विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे विवर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, ध्रुवण है, ये सब आगे हमको मिलने वाले पढ़ेंगे हम लोग। तो इन सब के गुणों को एक विद्युत चुंबकीय तरंग क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है, कितना हो गया, 4। पांचवा हम कह सकते हैं क्या, पांचवा क्या कह सकते हैं, ये तरंगे की जो संचरण की दिशा है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। इन तरंगों के संचरण की दिशा, ये तरंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत संचरित होती है, लिख सकते हो, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे परिवर्ती विद्युत क्षेत्र तथा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दोलन करती हैं। ये 5 पॉइंट। छठवा हम लिख सकते हैं, मतलब हम 4-5 तो कम से कम हमें पता होना चाहिए, तो बेसिक्स है ना। एक और लिख देते हैं, एक जैसे हम आप बोल सकते हैं कि और भी चीजें भाई, इसका और भी बता सकते हो। बाप रे बाप, हाथ दर्द करने लगा मेरा भाई, कब से लिख रहा हूँ, ये लिख लिख के पढ़ाना कितना होता है। ये तरंगे क्या होती हैं, दोलन आवेश से उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं, दोलन आवेश से, यानी त्वरित आवेश से। विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। त्वरित आवेश मतलब उसमें जो एग्जांपल लेंगे, दोलन करता हुआ आवेश। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, 6 प्रॉपर्टी होगी। और भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैं 6 ही बता रहा हूँ, और भी आप लिख सकते हो। 4 तो कम से कम पता होना चाहिए मेरे भाई। तो मेरे भाई, मैंने जो आज टॉपिक लिया था वो तीनों टॉपिक मेरा आज क्लियर हुआ है। अगर इस टॉपिक में कोई भी आपको दिक्कत आती है, कहीं भी कोई दिक्कत आती है, तो आप एक बार रिवाइज करके जरूर देखें, आप कहीं दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई। मैंने कोशिश किया है कि पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। आई होप यू आर क्लियर होंगे। और आपको अगर ये पूरा टॉपिक क्लियर है तो भाई एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, कैसी लगी आपको ये क्लास हमारी। ओके, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में विद्युत चुंबकीय तरंग के स्पेक्ट्रम के साथ।